एक कविता से शुरुआत हो जाए। जी जी। हे कवि मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है, दशा और दिशा बदल दे, कलम तेरी भाग्य विधाता है, कलम तेरी भाग्य विधाता है। जो महिला है क्या जो बाहर से उसकी स्थिति दिखती है, चमक धमक लिपा पोती मेकअप, लेकिन क्या संतुष्ट है अंदर से? आपको क्या लगता है? आर्थिक रूप से वो सक्षम है, लेकिन मानसिक कष्ट तो जो है। मैं महसूस करती हूँ, चाहे देश की प्रधानमंत्री बन जाए एक स्त्री, चाहे वो जुडिशरी में चली जाए, घर की दहलीज पार करके अंदर की तरफ जाते हैं, तो फिर हमारी उपलब्धियां तब तक उनको अच्छी लगती हैं जब तक हम उनके हिसाब से चलते हैं। और जिस दिन हमने अपने हिसाब की बात कर दी तो फिर हमारे स्वाभिमान को अहम का नाम दे दिया जाता है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर ख़ास मेहमान। और आप जानते हैं दस्तक में ख़ास मेहमान ही तो होते हैं जो अपनी रचनाओं की वजह से, अपने साहित्य की वजह से चर्चित होते हैं और चर्चित साहित्यकार के साहित्य पर भी चर्चा करते हैं, उनके जीवन पर भी चर्चा करते हैं और साझा करते हैं वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के अनुभव, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उनके कांटे हैं, फूल हैं, गम हैं, खुशियाँ हैं, किस तरह सफ़र पर अपनी यात्रा करते हैं, सृजन करते हैं, ज़िंदगी की आपाधापी में, भागम दौड़ में, जो भागम भाग में भी कलम को थामे हुए हैं और अपनी सृजनशीलता को बरकरार रखे हुए हैं। ख़ास मेहमान आपसे साझा करते हैं अपने निजी अनुभव। और दोस्तों, उनको आपसे मिलवाने से पहले मुझे इस कागज़ का सहारा लेना पड़ रहा है। अब क्यों लेना पड़ रहा है आप जानते हैं, जब उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हो तो कागज़ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दर्जनों अवार्ड सम्मान इनकी झोली में है। तो देखिए कैसी ख़ास हस्ती हमारे साथ हैं आज। ग्लोबल आइकन अवार्ड से सुशोभित हैं आप, नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित हैं, नगर राजभाषा गौरव अवार्ड है, NDRI शिक्षक रत्न अवार्ड आपकी झोली में है, आचार्य अलंकार अवार्ड मुलाना विश्वविद्यालय से अलंकृत हैं, प्रेरणा समिति सम्मान है, राष्ट्रीय सितारा सम्मान है और MK अकेडमी से भी सम्मानित है। बेस्ट टीचर अवार्ड भी आपके पास है, बेस्ट, उसके अलावा महादेवी वर्मा कविता अवार्ड है, युवा शक्ति अवार्ड है, युवा भी है, शक्ति भी है और युवा शक्ति अवार्ड भी है, प्रवक्ता हैं शिक्षा विभाग में। और दोस्तों, अनेकों दर्जन, मतलब मैं कहूँ दर्जनों अवार्ड ऐसे हैं जिनका नाम अगर मैं लेने पे आई तो फिर सवाल पूछने का समय कम पड़ जाएगा। तो एक ख़ास अवार्ड है नारी शक्ति अवार्ड। देखिए दोस्तों, नारी है यानी शक्ति है, और शक्ति को जब शक्ति अवार्ड मिल जाता है तो वो कितनी सर्वशक्तिमान हो जाती है, वो दरअसल आसक्ति के काबिल हो जाती है, जिसकी वंदना की जा सके, जो प्रेरणा बनती है और समाज में अपनी खास भूमिका निभाती है। आसक्ति तो उनके लिए होगी ही, बिल्कुल जग जाहिर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कांता वर्मा जी की। कांता जी, आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, दस्तक दी, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, दिल से आभार। मैं भी आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैम कि मुझे दूसरी बार आप जैसी महान हस्ती से शांति और शीतलता और सुंदरता की समन्वयता को अपने अंदर समेटे हुए आप जैसी हस्ती से मुझे दोबारा मिलने का अवसर मिला। और धन्यवाद करती हूँ जस्ट टीवी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज साक्षात्कार के लिए बुलाया। और आपके जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है और उम्मीद करती हूँ कि आज इस साक्षात्कार के बाद जी उन्हें कोई बहुत अच्छा संदेश मिलेगा और जिस उद्देश्य से ये साक्षात्कार आज किया जा रहा है वो सफल होगा। जी बिल्कुल सफल होगा। और नारी शक्ति आपके पास सम्मान है और नारी अपने आप में शक्ति है। जब नारी शक्ति को नारी शक्ति अवार्ड मिल जाता है तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी आसक्ति में हम भूल जाते हैं सब कुछ, बहुत प्रेम हो जाता है और अपने आप एक मिसाल हो जाती है। तो मैं तो आसक्त हूँ आपसे।
ये मेरा सौभाग्य है जी कि आप जैसी महान हस्ती मुझसे आ सकते हैं। जी, हम जैसे महान हस्तियों के दिल में आप बसती हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। जी तो कांता जी, आप कविताएं जो हैं काफ़ी जोश वाली कविताएं होती हैं, नव चेतना होती है और जो हमारे नवांकुर हैं उनके लिए भी मैसेज होता है। नारी प्रधान आपकी रचनाएं होती हैं, नारी शोषित नारियों के ऊपर आपकी कलम चलती है, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। आपकी रचनाओं का स्तर हमेशा जो है एक कहीं ना कहीं दिशा और दशा देता है समाज को। जो पढ़ते हैं तो खुद ब खुद एक जोश मिलता है। और क्योंकि आप एक प्राध्यापिका भी हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक जिम्मेदारी आपकी रहती होगी कि आपके लेखन में समाज के लिए, बच्चों के लिए, नवांकुरों के लिए संदेश निहित रहता है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी कविताओं पर भी बात करेंगे और लेकिन थोड़ी सी बात आपके ऊपर कर लेते हैं। दर्शक आपकी कविताएं सुनेंगे, आपको जानेंगे, समझेंगे, तो हमारे दर्शक भी जानना ये ज़रूर चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस गांव, किस शहर, किस ज़िले और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। थोड़ा सा एक प्रकाश इस पे डाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सखी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा में एक जिला झज्जर जिले से। जी, झज्जर जिले में गांव है हमारा दुजाना। बड़ा फेमस गांव है। जी जी, दुजाना रियासत रही है, हवेलियां रही हैं बड़ी बड़ी। जी, आज भी है। हाँ। और जब हम छोटे थे तो उसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी वहाँ हुई दुजाना में। हाँ। दुजाना में। हाँ। और रियासत रहा हमारा गांव। और जो अंतिम नवाब थे हमारे गांव के, दुर्जन सिंह थे। और मेरे जो फोर फादर थे, हमारे जो दुर्जन सिंह की वजह से दुजाना पड़ा। जी, उन्हीं की वजह से हमारे गांव का नाम रियासत का नाम दुजाना था। और अब तो जैसे विलेज है तो दुजाना नाम से। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक रियासत में पैदा हुई। बाकी तो आज लोकतंत्र का जमाना है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो पूर्वज वो नवाब के शाही सुनार रहे। अच्छा जी। हाँ जी, तो वहाँ की जो ज्वेलरी का काम था वो मेरे फोर फादर करते थे। बहुत अच्छे। तो ये एक सौभाग्य की बात है। और बड़े ही खुददार, स्वाभिमानी अगर मैं कहूँ तो वो लोग वो रहे हैं। जैसे हम छोटे थे तो हमारे दादाजी, हमारे ताऊ जी, ताई जी किस्से सुनाते थे। तो उन किस्सों से मुझे पता चलता है कि सचमुच मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे स्वाभिमानी परिवार में जन्म लिया। कोई किस्सा याद है? किस्सा जो गाहे बगाहे याद आता है? मेरे दादाजी बताते थे कि नवाब जो है वो हर महीने, जो नवाब थे वो हर महीने खीर बनाते थे। अच्छा। सारे अपनी रियासत के लिए, दुजाना के लिए। और दूध लेते थे हर घर से। तो वो फिर क्या करते थे, पैसे देते थे बदले में। तो हमारे घर भी आए पैसे देने के लिए, तो मेरे दादाजी ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे दूध के बदले। नवाब के सैनिकों को बोल दिया हम दूध के बदले पैसे नहीं लेंगे। क्या नवाब ही खिलाना जानता है क्या लोगों को? हम भी खिला सकते हैं। हाँ। और हम पैसे नहीं लेंगे। तो ये वो डरते नहीं थे, निडर थे। एक किस्सा और बहुत बढ़िया, हमारी जमीन भी है, वैसे तो हमारा स्वर्ण आभूषणों का काम है, लेकिन हमारी जमीन भी है, तो खेती बाड़ी का भी काम रहा। तो कहते हैं कि जैसे कि कई सारे गांव में हमारी दुकानें थी, कई गांव का काम। तो बिरधाना एक गांव है दुजाना के पास, तो मेरे दादाजी कहते हैं घोड़े पर बैठकर जाते थे वहाँ। आपके दादाजी? हाँ जी। अच्छा। और वो बंदूक वगैरह जो लगाते हैं, पीछे दुनाली बोलते हैं, तो वो जाते थे वहाँ। तो उसमें डाकुओं का बड़ा प्रकोप था। और हमारे खेत लगभग 2-3 किलोमीटर दूर लगाओ मेन सड़क से। तो डाकू रेकी कर लेते थे कि भाई आज कौन किस समय कहाँ से माल लेकर आ रहा है। तो वैसे ही सुनार का काम, आभूषणों का काम। तो ये बात मेरे फादर साहब ने मुझे बताई। कहते कि हम खेतों में काम कर रहे थे सारे। और मेरे जो फादर हैं उनके 4 भाई, अब 3 तो गुजर गए, मेरे फादर ही हैं अभी। तो मुझे अच्छा लगता था किससे सुनना। तो उन्होंने कहा कि ना बेटे आपके दादाजी है ना शाम के टाइम अपना बिरधाना से दुकान बढ़ा के आ रहे थे, उनके पास अपना थैले ही होते थे उस समय तो। और अपना आ रहे थे, घोड़े के ऊपर घोड़े होते थे और कोई वैसी सवारी तो गाड़ी तो थी नहीं। और कहते हैं कि क्या हुआ कि उन्होंने देख लिया डाकू हैं,
तो उनकी आवाज में इतना जोश था ना, हम खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, भाग गए वो कि डाकू हैं और आज छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे दादाजी ने बड़ी ऊंची आवाज में वहां से आवाज लगाई, मेरे ताऊ जी का नाम लिया, अरे सूरज भान, और इतनी तेज आवाज लगाई कि कहते हैं कि ताऊ जी और सब खेतों में थे, वो समझ गए, एकदम वो आवाज गूंज कर आई खेतों में। तो ताऊ जी ने भी उसी जोश से आवाज लगाई, हाँ जी चाचा जी, चाचा जी बोलते थे वो अपने फादर को। और जैसे ही आवाज का सिलसिला चला तभी घोड़े को लगाम दे दी, घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा एकदम हवा के वेग में तेज गति से दौड़ता हुआ निकल गया, और ऐसे वो अपनी जान बचाकर आई। और जो डाकू थे शायद वो हैरान हो गए कि कैसे आवाज निकली, कैसे आवाज आई और कैसे एकदम ये लोग चले गए। तो ये निडरता और साहस की बात, तो मुझे लगता है ये मुझे विरासत में मिली है। तभी तो नारी शक्ति अवार्ड लिए बैठी है। ये तो मां सरस्वती की कृपा है, ये शक्ति जी। और फिर आपकी स्कूल वगैरह कहाँ के? स्कूल मैं बताना चाहूंगी कि दुजाना गांव में ही 8वीं तक लड़कियों का स्कूल था, जहाँ पर जो नवाब था उनका दरबार लगता था, उसी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई। अच्छा जी। 5वीं तक जहाँ रानी का महल था, और वहाँ सामान स्टोर किया हुआ था, और हम छोटे छोटे थे तो छुप छुप कर देखते थे, देखो रानी का शीशा रखा अंदर जी। मैं देखो ये रखा। इस बारे में बहुत तसल्ली से और विस्तार से बात करना चाहूंगी कांता जी। दोस्तों, आज के समय में दुजाना में जो स्कूल बन चुका है, पहले वो राजघराना था और वहाँ पे उनके जो है कहीं अस्तबल बंद होता था, कहीं घोड़े बंधते थे, कहीं उनकी कई तरह की उनकी जो है कार्यशालाएं बन चुकी हैं उनके महल के अलग अलग विभाग में। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। दस्तक में दस्तक दी है डॉक्टर कांता वर्मा जी ने, और बहुत कुछ खास, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। मज़ा आ रहा है सुन के कि पहले का जो दौर था, स्कूल जो राजमहल था, और वो जो वहाँ पर आज के समय में किस तरह से स्कूल बने हुए हैं, वो धरोहर के रूप में भी संजोया हुआ है, और बहुत कुछ जानते हैं कांता जी से। तो वहाँ पे जो है 10वीं तक का 8वीं तक का स्कूल है, तो वो जो महल था जी, जो सखी जी मैं आपको बताऊं, जो रानी का महल था उसको तो 5वीं तक की लड़कियों के स्कूल में कन्वर्ट कर रखा है। 6 से 8 जो कहते हैं यहाँ दरबार लगता था, राजा का दरबार था वो, और वहाँ हमने देखा कि बहुत सुंदर स्विमिंग पूल, अलग ही डिजाइन का, और बचपन में हमें पता नहीं था कुछ भी, हम खेलते होते थे, आनंद आता था हमें, तो हमें मतलब ऐसा लगता था कि कहाँ हैं हम। और एक उनका जो खाना बनाते थे वहाँ पर एक अलग ही बावर्ची खाना, अलग ही लुक में, एक बहुत बड़ी कढ़ाई उसमें पड़ी होती थी, एक तोप का वो भी रखा होता था। अच्छा। तो हम उस स्कूल में पढ़े, और एक इतना सुंदर दरबार जो कि वेल प्लान्ड बना होता था, बना हुआ है, अब तो शायद खंडर हो गया। स्कूल है, स्कूल उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, रेनोवेशन हो गई। तो उस समय एज इट इज था जब हम पढ़ते थे। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आज से 25 साल पहले की बात में, 25-30 साल पहले, 25 साल की पहले की बात, तो हम पढ़ते थे। तो उस समय के साथ स्कूल में ग्रांट नहीं, हम आपके अंदाजा आपकी उम्र का लगा रहे। उम्र तो मेरी आपका जो स्कूल है वो इतना ऐतिहासिक है कि पल भर को तो लगा भाई 18वीं या 14वीं 15वीं की शताब्दी की लड़की तो नहीं बैठी। मैम एक्चुअली पर धरोहर के रूप में ये चीजें होती है तो अच्छा लगता है, ऐतिहासिक चीजें। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो दौर, उस दौर में पढ़ने का अवसर मिला। अब समझ में आती है वो बातें कि हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी रही। सही बात कि जहाँ दरबार लगता था वहाँ हमने शिक्षा ग्रहण की। क्या बात है, और बड़ा अच्छा लगता है। अब आप दरबार भी लगाती है। बहुत खूब। अच्छा, फिर उसके बाद फिर कॉलेज कहाँ से किया? एक और बात मैं बताना चाहूंगी मैम, हमारा जैसे ज्वेलरी का काम था सखी जी, तो लड़के और लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव था। क्योंकि मुझे लगता है कि सुनार अपने छोटे छोटे बच्चों को ही अपनी दुकान में बिठा के कारीगरी सिखा देते हैं। जी जी जी। टेक्निकल, उनको बचपन से ही टेक्निकल और थियोरेटिकल दोनों चीजें साथ लेके चलते हैं, उनको एजुकेशन की जरूरत कहाँ थी? ये उस समय था, खानदानी। अब तो बदलाव है, अब बदलाव है, लेकिन पहले खानदानी पेशा होता था ना। उसमें ये था कि अपना काम सीखो, यही शिक्षा है। हाँ, रोजगार की बात होती थी। जब लड़के ही स्कूल नहीं जा रहे थे तो लड़कियों को क्यों पढ़ाएंगे? फिर उनके लेवल का लड़का नहीं मिलेगा। सही बात है। तो हम तो खेल खेल में 8वीं कर गए, फिर 9वीं 10वीं में लड़कों के स्कूल में जाना था। मैं आपको बताऊं, हम 6 बहन भाई हैं, मेरे 2 भाई बड़े हैं
और बहनें हम छोटी हैं। मुझसे छोटी एक बहन और है। 2 भाई 4 बहनें? हाँ जी। अच्छा, आपका नंबर कौन सा? मेरा नंबर 5वां। 5वां नंबर हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा। तो 2 बहन और 2 भाई मुझसे बड़े हैं। और मैं छोटी। और एक छोटी बहन है, वो हरियाणा पुलिस में है। अच्छा जी। उसको आप देखोगे तो किरण बेदी की डुप्लीकेट कॉपी लगती है। अच्छा जी। वो बहुत बहादुर लड़की है वो भी। फिर 9वीं में जैसे हम गए तो हमें पता ही नहीं था कि क्या मतलब लड़के लड़की का फर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो परिवार वालों के मन में यह था कि हमने ना लड़कों को पढ़ाना ना लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को अगले घर जाना है और लड़कों को अपनी दुकानदारी संभालनी है। लेकिन छोटी सी एज थी तो 8वीं से 9वीं में भी चले गए। तो हमारी एक मैडम होती थी, शीला मैडम, उनको शीला बहन जी कहते थे सब। तो वो कई बार मुझसे पूछती, भाई ने स्कूल भेज दिया लड़कों के, भाई ने 9वीं क्लास में लड़कों के स्कूल में आपको भेज दिया बेटे? मैं कहा भेज दिया जी, मुझे समझ ही नहीं आती थी इसका क्या अर्थ है, आज समझ आ रहा है। तो वो हैरान होते थे कि इनके परिवार में तो लड़कियां पढ़ती भी नहीं, अब लड़कों के स्कूल में कैसे भेज दिया? तो भेज दिया। उसके बाद मैम क्या होता है कि 10वीं भी कर ली, उसमें 11वीं 12वीं कॉलेज में होती थी, तो चौधरी रण सिंह ब्रिगेडियर कॉलेज दुजाना, तो उसमें जाना होता। 11वीं में एडमिशन दिला दिया। मेरी एक बहन मेरे साथ ही पढ़ती थी तो हम दोनों चले गए। फिर वो शीला बहन जी फिर पूछे, भाई ने कॉलेज में भी भेज दिया? मैं कही जी भेज दिया, मुझे तो कोई ऐसा फर्क नहीं लगता था, क्योंकि देखो परमात्मा का ये आशीर्वाद है कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने हम बहन भाइयों में फर्क नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। फिर नौकरी कहाँ पर किया आपने? मैं भी बता रही हूँ मैम। तो फिर क्या हुआ कि कॉलेज गए, तो वहाँ क्या था, मैं पढ़ाई में ठीक थी, इंटेलिजेंट थी। तो फिर अब 6 बहन भाई हैं, तो फिर फादर साहब ये सोचते थे कि जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक है तो पढ़ लेने दो। और छोटी सी लगती भी नहीं थी कि मैं 11वीं की हूँ 12वीं की हूँ। तो फिर अपना पढ़ती गई, अच्छे नंबर आते गए। मेरे एक ताऊ जी, उनको सब डीसी बोलते थे, पूरा मोहल्ला, उनके निसंतान थे, बच्चे नहीं थे, उनसे सब डरते थे और हम भी डरते थे। उनको नहीं पता था कि मैं कॉलेज में जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि बीए फाइनल मैंने एक दिन कॉलेज से आ रही तो ताऊ जी खड़े, मुझे डर लगा कि आज तो देख लेंगे। हमारा वो घेर आपने सुना होगा गांव में, जहाँ गोबर वगैरह डंगरों का होता है। तो मुझे लगा कि ये बचने का एक तरीका है कि वहाँ मेरी सिस्टर काम कर रही थी, तो मैं उसके पास चली गई। मेरे हाथ में किताबें और कॉलेज के हिसाब के कपड़े। तो मैं कह जी ताऊ खड़े हैं, डर लग रहा है। तो उसने कहा ऐसा कर, इस चुन्नी को तो ऐसे खोल के ओढ़ ले और सिर पे तसला उठा ले, ठीक है, फिर चल मेरे साथ। तो हमने ताऊ जी को पता नहीं लगने दिया। चलो अच्छा काम कर रहे हैं, मम्मी पापा का हाथ है, भाइयों का सिर पर हाथ है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार में सबको पता था। फिर क्या होता है कि एक बार हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो गई गांव में किसी बात पर। उस दिन ताऊ जी को पता चल गया, मुझे सुबह जाते हुए देख लिया, पता चल गया कि हाथ में किताब है, इसका मतलब गुड़िया पढ़ रही है। बोले कुछ नहीं, और उसी दिन इत्तेफाक से वो झगड़ा हो जाता है। तब देखो फिक्र कितनी थी। मेरे ताऊ जी के लड़के को भेजा कि जा वो लड़की कॉलेज में गई हुई है, उसको लेकर आ। लेकिन हम तो अपना सेफली आ ही गए थे। तो तब उनको पता चला तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन वो एक तरह से चुप हो गए कि सारे बच्चों को पता है तो कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बीए कर ली मैंने। बीए के बाद फिर आगे जाना था रोहतक पढ़ने के लिए। अब मैंने भी बीएड के फॉर्म भर दिए, मेरी मम्मी साथ। मैंने डैडी को कहा डैडी भर दूं, डैडी ने कहा भर दो, भर दिए। उस समय सखी जी बीएड बड़ा टफ काम होता था। लगभग 30,000 बच्चों ने पेपर दिया, 1260 के करीब सीटें थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने एंट्रेंस, जो मेरा सारा फ्रेंड सर्कल था सबने टेस्ट दिया, लेकिन उनमें से हम 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और मेरा मेरिट में 34वां नंबर आया। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके घर में तो ये इसलिए दुख का माहौल कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमारे घर में इसलिए कि इसका सिलेक्शन हो गया, अब तक तो ठीक था, अब रोहतक पढ़ने जाएगी, अब रोहतक पढ़ने जाएगी लड़की। तो ताऊ जी के लड़के, मेरे भाइयों ने सब ने विरोध कर दिया कि भाई चलो चाचा जी, डैडी, अब तक तो ठीक था कि गांव में पढ़ रही थी, अब नहीं, माहौल ठीक नहीं है। दूसरा फिर पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा। तीसरा एक और सोचते हमने कोई कमाई खानी है, देसी सी भाषा में बात करूं तो डैडी ने कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है, पढ़ने दो इसको। उन्होंने कहा नहीं,
डैडी ने कहा मैं पढ़ाऊंगा। डैडी, मैं देखो गर्व करती हूँ इस बात पर कि मुझे ऐसे माता पिता मिले। तो मम्मी डैडी के पीछे खड़ी रहते थे और उनका तो समर्थन था क्योंकि वो खुद वो पढ़े लिखे थे। लेकिन कांता जी, मैं बीच में आपको रोकते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका जो स्कूल का दौर, फिर हाई स्कूल से फिर आपका 12th क्लास, फिर कॉलेज और फिर बीएड कॉलेज, और फिर जो ये दौर था, तो सारी बातें हमारे दर्शक भी समझ गए, हम भी समझ गए, पर उसका निचोड़ ये है कि वो जो एक अवधारणा बनी हुई थी कि भाई लड़की ज़्यादा पढ़ गई तो लड़का बहुत अच्छा चाहिए, तो अच्छा लड़का नहीं मिला तो लड़की ज़्यादा पढ़ गई। अब ये भी स्टेटस की बात आ जाती है कि लड़का उससे कम नहीं होना चाहिए, और लड़की को कम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिल गया तो भाई उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी की चिंता, अभी लड़की है तो कितने, लेकिन आप इस मामले में लकी रही कि जब बेटी की माँ साथ हो तो कहीं ना कहीं स्त्री समझती है अपने घर में अपने बच्चों का भविष्य। अगर माँ सोचती है फिर कोई भी उनके रास्ते में आना भी चाहे तो आ नहीं सकता। माँ की सूझबूझ, माँ की सोच जो है परिवार का निर्माण, उस परिवार का, पूरे देश का निर्माण करने में सहायक होती है। दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दस्तक में दिल की बात कहने के लिए। आज हमारे समक्ष बैठी हैं डॉक्टर कांता वर्मा जी, और बहुत खूबसूरत तरीके से समझा रही हैं कि बेटियों के जीवन में इतना आसान नहीं होता आगे बढ़ना, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। माता पिता नहीं तो चाचा ताऊ, कोई न कोई तो पहरेदारी करता है, और इसी पर बात हो रही है और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कांता जी कुछ और छोटा सा अनुभव साझा करना चाहती हैं। दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया, माता पिता मेरे साथ थे। एक और था कि मेरे फादर मेरी मदर को मेरे साथ ही भेजते थे। अच्छा। कि एडमिशन करवाना है, कॉलेज दिखाना है, कोई बुक वगैरह लेनी है तो भेजते थे। और उसके बाद फिर एमए एमफिल किया। तो परिवार में था कि नहीं पढ़ाओ लड़की को, ना पढ़ाओ। लेकिन मेरे फादर साहब ने एक बात बोली थी, बेटा अंधेरे से पहले घर आना है। कोई ये कहे कि एक बार उन्होंने इनडायरेक्ट समझा दिया कि गलत ये है और ठीक ये है, वो ज्यादा नहीं बोलते थे, इतना ही समझाया। और हमें भी समझ आ गई थी इतना बड़ा परिवार है, इतने भाई हैं, तो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से, संस्कारों की भी बात है, तो मैंने बड़ा झेला। मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी शिक्षा में बड़े अवरोध आए। और अवरोध, मैं ये कहना चाहूंगी आज कि जो परिवार वाले अवरोध पैदा कर रहे थे उसकी वजह थी क्योंकि उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लड़की की सेफ्टी का भी मामला था। लेकिन मैं भी निरंतर लगी रही ईमानदारी से, मैंने मेहनत करके जब मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, जो भाई जो कभी ये कहते थे कि नहीं पढ़ाना, उसी भाई ने फिर जब मैंने एमफिल टॉप किया, अखबार में मेरी फोटो लगी तो उन्होंने मुझे गोल्ड की चेन गिफ्ट करी, जो कभी विरोध कर रहे थे। और वही भाई ताऊ जी के लड़के जो ये चाहते थे कि ना पढ़े, उनको ये लगता था लड़की पढ़ रही है तो हमारी बेइज्जती हो रही है। तो जब मेरी अखबारों में फोटो आती थी तो दुकान पर अखबार आते थे, लोग कहते थे कि सोनी जी ये आपकी बेटी है, तो उनको लगता था कि हाँ लड़की अच्छा कर रही है। और मैं भी सखी जी ईमानदारी से पढ़ती रही, एमए बीएड एमफिल बीजेएमसी पीएचडी, और यूनिवर्सिटी टॉप भी किया मैंने, और अखबारों में फोटो, फिर आर्टिकल वगैरह लिखना, सारे काम किए। तो मैंने एक मिसाल पेश की अपने गांव के लिए। मुझे इस बात से खुशी होती है कि मैंने बहुत संघर्ष किया, ईमानदारी के साथ मैं चली, तो आज मैं अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए एक मिसाल हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि पढ़ना है तो उनकी बेटी की तरह पढ़ो, बनना है तो उनकी बेटी की तरह पढ़ो। तो मैं मानती हूँ कि मैंने और लड़कियों के रास्ते खोले। मुझे 9वीं में जब मैं गई तो वो जो शीला बहन जी की बात याद आती है कि उनको ये था कि इनके परिवार वाले नहीं पढ़ाएंगे, और मुझे यूनिवर्सिटी तक भेजा। और अब जब मैंने एक मिसाल कायम की तो आज हमारे परिवार की लड़कियां, मेरे गांव की लड़कियां विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों में पढ़ाई कर रही हैं। बहुत अगर मैं गलत चलती तो आने वाले उन लड़कियों के लिए रास्ता बंद होता। मैंने मेहनत की, मैंने माँ बाप का विश्वास बनाए रखा। उस समय जब लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था, गलत माना जाता था, कई पॉइंट थे, और मैंने ईमानदारी से कुछ करके दिखाया। मैं संस्कारों की वेदी को समेट कर चली, अच्छे से ईमानदारी से चली, और मैंने कुछ करके दिखाया। तो मेरे गांव दुजाना की, मेरे परिवार की लड़कियों के लिए
रास्ता तैयार हुआ, जो मैंने सहन किया उन लड़कियों को सहन नहीं करना पड़ा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, चाहे मेरे परिवार की लड़कियां हैं, चाहे मेरे गांव की या मेरे देश की लड़कियां हैं, हाँ। अगर आप माँ बाप के विश्वास पर खरी उतरेंगी तो वो आपको चंद्रमा पर भी भेज देंगे। सही बात है, माँ बाप ऐसे होते। सही बात है, बिल्कुल। और फिर शादी किस उम्र में हुई? शादी जब मैं पीएचडी में रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, 2007 में मेरी शादी हुई जी। और अरेंज मैरिज, ये माता पिता का काम था, हमारा काम पढ़ना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना। दिल भी लाया नहीं होगा किसी पे? वो किताबों से प्यार हो गया था मैम, बस मुझे किताबें बहुत प्यारी लगती थी। ये तो देखो एक चीज है, ये किसी से प्यार होना कॉलेज में, और किसी को पसंद करना, जिंदगी भर के लिए किसी को अपनी जिंदगी में लेकर आना, संयोग की चीजें होती हैं। आपका संयोग माता पिता के हाथों ही लिखा था, जो आपने प्रतीक्षा करी नहीं, मैं और इधर ध्यान ही नहीं गया नहीं। और ये तो नेचुरल, तो प्राकृतिक चीजें हैं, ऊपर वाले ने जिसके लिए जो बनाया है वो उसकी जिंदगी में तब आएगा ही आएगा। मुझे लगता है ये माता पिता का फैसला है, वो हमसे ज्यादा अनुभवी और समझदार लेकिन आज के समय में, चलो हम इस मुद्दे से थोड़ा इधर को आते हैं, इसी सवाल में से सवाल निकालते हैं, और भी बहुत विषय है हमारे पास। अगर ऐसा कहें तो मुझे लगता है कि हम पूर्णतः इस बात से आज के समय में सहमत नहीं है, क्योंकि माता पिता पहले जो रिश्ते होते थे रिश्तेदारियों में से होते थे। अब जो रिश्ता होता है आप इश्तिहार से होता है, अखबार में आया है कहीं पे, है ना, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं रिश्तों के लिए। तो विश्वसनीय रिश्ते और विश्वसनीय रिश्तेदार ढूंढना इंटरनेट के माध्यम से इतना आसान नहीं है। पहले क्या होता था, मामा ने कहा कि वहाँ का लड़का है, गांव का पता होता था, खानदान का पता होता था, और शर्म लिहाज भी होती थी जी। अब मुझे लगता है कि जो लड़कियां मैच्योर होकर जॉब के साथ कोई अपना पार्टनर पसंद करती हैं और उसको जानती हैं, समझती हैं, और फिर माँ बाप को बता देती हैं कि मुझे ये पसंद है, उसका काम ये है, ये जॉब कर रहा है, तो माँ बाप करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत अच्छा विकल्प है और ज़रूरत है समय की। अब बदलाव तो जरूरी है, और समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। बदलाव तो जरूरी बहुत जरूरी होता है। हम भी थोड़ा बदलाव चाहते हैं, एक कविता से शुरुआत हो जाए। जी जी जी, जी। आप कौन सी कैसी कविताएं सुनेंगी? बदलाव जिससे हो जाए। बदलाव जिससे हो जाए जी। तो मैं एक साहित्यकार हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले देखो, मैं जो कविताएं लिखती हूँ, मेरी कविताएं ओज से परिपूर्ण होती हैं, सामाजिक मुद्दों पर होती हैं जी। नारी, बेटी, बहन, प्रकृति, गऊ, गायें, इनसे संबंधित होती हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं जन जागरण के लिए लिख रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ जी। और मैं ये मानती हूँ कि वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, परिस्थितियां आज वो नहीं है, आज बूढ़ी काकी वाला वो घर नहीं है, लेकिन बूढ़ी काकी की वेदना वही है। नमक का दारोगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे दारोगा है जी। तो वेदना वही है। कविता से मैं ऐसी ही कविताएं लिखती हूँ, और मेरा उद्देश्य ये होता है जब मैं मंच पर जाती हूँ कि मेरी कविता अगर एक आंख में भी आंसू ला दे तो मेरा मंच पर खड़ा होना सार्थक हो गया। तो जैसे आज साहित्यकार के रूप में मैं आपके सामने आई हूँ, छोटी सी कलम हूँ, आप बहुत बड़ी साहित्यकार भी हैं, तो मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कि हे कवि मैंने सुना है, कवि का मतलब हर कलमकार, कि हे कवि मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है, हे कवि मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है, दशा और दिशा बदल दे, कलम तेरी भाग्य विधाता है, कलम तेरी भाग्य विधाता है। मगर बेटियों के मुद्दे पर लेखनी तेरी बर्फ सी हो गई, तभी तो माँ की कोख भी उनके लिए नरक सी हो गई। और घुंघरू पायल छोड़ गर जुमलों से बाहर तू आता। आजकल यही है वाहवाही लूटने के लिए कि घुंघरू पायल छोड़ गर जुमलों से बाहर तू आता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्यों मोदी अभियान चलाता। सही बात है, क्यों मोदी अभियान चलाता। धन्यवाद। और मैं यही कहती हूँ कि अब भी वक्त है हिंदुस्तान के सभी कलमकारों से, कि अब भी वक्त है, आह्वान मेरा है तुझसे, परशुराम बनने का वादा कर ले तू खुद से, समाज की सोच से,
समाज की सोच से सोच को मिटाकर स्वच्छता की तू अलख तो जगा दे, वेदना और वासना से जंग जंग ये निराली है, जीतने को लेखनी पर तू धार तो लगा ले, तू धार तो लगा ले, तू धार तो लगा ले, तू धार तो लगा ले। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की लेखनी है मेरी। और कविताओं के माध्यम से मुझे लगता है हर तरह का विमर्श, जितना भी विमर्श आ गया है, और बहुत सारे समस्याएं हैं आज भी स्त्री के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए ना जाने कितनी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन नारी का उत्थान तभी होगा, नारी और ज़्यादा सशक्तिकरण में तब आएगी जब उसको घर से भी शक्ति मिलेगी, पिता से मिलती है, पति से भी मिले। हाँ, यहाँ पे एक दोष आ जाता है और इस पर भी करेंगे बात। कथनी और करनी में भी बहुत अंतर होता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, कागजों में कुछ है, हकीकत में कुछ है, तमाम मुद्दे हैं। और लेकिन दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का भी है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद करेंगे बहुत सारे मसलों का हल। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। दस्तक में दस्तक दी है कांता वर्मा जी ने, और मुद्दा जो है थोड़ा गंभीर हो गया है। गंभीर इसलिए हो गया है कि बात करते करते कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक आ गई है बात। और बात नारी की बात है, बेटियों की बात है, महिला शक्ति की बात है, उनके प्रेरणा के लिए बात है, उनकी विकास और यात्रा की बात है। तो बहुत सारे सवाल भी आ जाते हैं, फिर से उनकी ओर आते हैं। तो कांता जी, जो लड़की है और लड़का, इनकी परवरिश में भी घर से ही अंतर शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये तेरी मेरी कहानी हो, ये कहानी उन लोगों की भी हो सकती है। मतलब मेरी कहानी में नहीं है, आपकी कहानी में नहीं है, लेकिन सबकी कहानी तो एक जैसी नहीं होती ना। हर परिवार का, हर संस्कार का, हर कुल का अपने नियम होते हैं, और हर घर की अपनी व्यथा कथा होती है। तो ज़्यादातर कथाएं जो हम देख रहे हैं, घर से ही बेटा बेटी में फ़र्क किया जाता है जी। अभी अगर हम अपने ज़माने की बात करें, आज से 30 साल पहले जब हम कॉलेज में थे, 25-30 साल पहले, तो ये था कि कोई बात है, लड़के ने कुछ कर दिया तो भाई बोलते थे कि लड़के ने कर दिया, कोई बात नहीं, लड़के तो 70 गड्ढों पे भी कूद जाए तो लड़का तो घर ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन लड़की एक गड्ढा भी लांघ जाए तो उस पर लांछन लग जाता है। तो लड़का कुछ भी करे पर लड़की कुछ करे तो वो लांछन है। तो लड़कों को तो अभी बड़े बड़े मंत्रियों ने भी अपने वक्तव्य में मंचों पे कहा है कि वो तो लड़के हैं। कितनी बातें हुई हैं, है ना, कि लड़के ने कर दिया, लड़कों का तो ये काम है। तो जब घरों से ये शिक्षा मिलने लगती है तो काफ़ी चिंतन करने का सवाल उठता है कि क्यों हम बेटा बेटी में फ़र्क करें, क्यों फ़र्क करें। हर तरह से हम अगर घर पे लड़की है, उसको खाना बनाना सिखाया, तो लड़कों को भी आज खाना बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों जब जॉब करते हैं तो लड़कों को भी कहीं पीजी रहते हैं या कहीं मकान लेके रहते हैं, मेड नहीं मिलती तो उसको भी खाना बनाना है। तो दोनों को ही माँ बाप को बराबर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बदली हैं। लेकिन जो महिला है, क्या जो बाहर से उसकी स्थिति दिखती है, चमक धमक, लिपा पोती, मेकअप, श्रृंगार और नेम फेम, क्या अंदर से स्त्री उतनी ही सक्षम तो वो है, दिख रही है, लेकिन क्या संतुष्ट है अंदर से? जितना उसका विस्तार, विकास, यात्रा, उसकी कामयाबी है, क्या अंदर से शाम के समय तन्हाई में, अकेले में, जब वो अपनी उपलब्धियों का आंकलन करती है, तो क्या कहीं न कहीं कोई कमज़ोरी, कोई कमज़ोर पल है उसकी यात्रा में जो उसके बाधक होते हैं? आपको क्या लगता है? सखी जी, बहुत ही गहरा और गंभीर सवाल आपने किया है। पता है, मज़ा तब है जब जो दिखता है वो हो भी। जी जी जी, मज़ा तब है जिंदगी का भी। जी जी, और हमारी नेम फेम प्रसिद्धि का भी, हमारे अवार्ड सम्मान, हमारे बड़ी बड़ी हैसियत, हमारे जितने भी तबके हैं, कोई किस पोस्ट पर है, कोई कुछ है, लेकिन अंदरूनी जीवन क्या उतना खूबसूरत रह गया है? बहुत ही गंभीर सवाल है आपका, बेहद गंभीर। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि एक अच्छा मैसेज है कि लड़कियाँ सोसाइटी में, समाज में, देश में
अपनी पहचान बना रही हैं। ये पहचान तो बना चुकी, आर्थिक रूप से वो सक्षम है, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से वो सक्षम है, लेकिन मानसिक कष्ट तो जो है। मैं महसूस करती हूँ, चाहे देश की प्रधानमंत्री बन जाए एक स्त्री, चाहे वो जुडिशरी में चली जाए, चाहे वो सखी जी बनकर यहाँ बैठी हैं, चाहे जैसे कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, लेकिन जब हम घर की दहलीज पार करके अंदर की तरफ जाते हैं तो फिर हम एक बेटी के रूप में, माँ के रूप एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में देखा जाता है। फिर हमारी उपलब्धियां तब तक उनको अच्छी लगती हैं जब तक हम उनके हिसाब से चलते हैं, और जिस दिन हमने अपने हिसाब की बात कर दी तो फिर हमारे स्वाभिमान को अहम का नाम दे दिया जाता है। हाँ। ये लगभग हर घर की कहानी है, हर घर की हाँ। कहानी है। तो घर के अंदर जो स्त्री है उसको वो सम्मान नहीं मिला जो उसने बाहर अर्जित किया है। तो मैं ये चाहे बेटा है, मन का, चाहे पति है, मन का कोई कोना खाली सा तो है, खाली है। और मुझे लगता है कि मैं स्त्री मन की बात करूं तो स्त्री जब घर की दहलीज पार करके अंदर आती है तो वो माँ है, वो गृहिणी है अंदर से, लेकिन परिवार के सदस्य उसको मानते नहीं। वो उसको वही सोचते हैं, उसने कुछ भी बोला कि वहां की मतलब नशा वो चीज है इनके अंदर की जो बाहर है वही रूप दिखा रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई पुलिस वाले तो कहेंगे अपनी पुलिस ये बाहर घर के अंदर अपनी पुलिसगिरी मत झाड़। जी। अगर वो टीचर तो कहेंगे तूने घर के तूने पति को, सास को स्टूडेंट समझ रखा है क्या? समझ रखा है। तुम मास्टर नहीं हो, घर से बाहर हो। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ सखी जी कि एक स्त्री जो वो घर में है, अगर उसने कोई सजेशन दिया तो वो टीचर नहीं है, वो माँ के रूप में भी दे सकती है, पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में भी, जीवन साथी के रूप में भी। सही। लेकिन हमारे घरों की सोच में कहूंगी अभी बदली नहीं है, उसमें बदलाव की जरूरत है। और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई सभी घरों की स्थिति ऐसी है, मतलब बहुत रेशियो ज्यादा है। हाँ, स्त्री बाहर, और कहते हैं कि स्त्री काम पे जाती है, काम से लौटकर भी काम पे लौटती है। तो जब वो काम से काम पे लौटती है तो एक काम में तो वाह उसको है, उसको उसकी इज्जत है समाज में, उसका रुतबा है, लेकिन घर आती है तो वो एक बेरोजगार सी महसूस होती है सबको। और कुछ भी कर ले तो कहेंगे इसका तो काम है, ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? जबकि काम तो मुझे लगता है सबका है। अगर भूख सबको लगती है तो खाना सभी बना सकते हैं, तो बर्तन सभी जूठे करते हैं तो सभी मान सकते हैं। अभी बदलाव की जरूरत है, कुल मिला के जरूरत है, बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। मैं बुरी तरह से मुझे ये लगता है कि अगर ये बदलाव नहीं हुआ तो क्रांति होगी, परिवार टूटेंगे। तो समय रहते बदलाव हो जाए, बहुत जरूरी है। समय के परिवार बच जाएंगे, क्योंकि लड़कियां विद्रोह करने लगी हैं। आप और हमारा जो, वैसे हम ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन नहीं अभी तो हम जवान हो रहे हैं, ये बात ठीक है। अभी हम वक्त हमारे अकॉर्डिंग है, सही बात है, उम्र की बात नहीं। हम तो राइटर है, राइटर कभी बूढ़ा होता ही नहीं सकता। ये त्वचा बूढ़ी होगी, बाल सफेद होंगे, नहीं होंगे तो हो सकेंगे, प्रकृति को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपनी बातों से, अंदाज से, अपनी अदाओं से तो बूढ़े कभी हो ही नहीं सकते। राइटर जितना देखने में वृद्ध होता है उसकी सोच उतनी युवा होती है। तो ये तो राइटर थोड़े स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा उनको जीने का सलीका आता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि परिवारों में स्त्री को लेकर सोच में बदलाव नहीं आया तो लड़कियां विरोधी हो जाएंगी, विद्रोह करेंगी। आज एक कल्चर चल चुका है कि लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, जितने भी लड़कियां शादियां नहीं करना चाहती, इसका कारण यही है। बिल्कुल, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, यही है ये कारण, सिंगल रहना चाहती हैं। तो ये चीजें आ रही हैं, कारण क्या है? यही तो सोच है, और हमें समय रहते बदल लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि कलमकार और साहित्यकार, वही बात अभी मैंने बोली, घुंघरू पायल छोड़कर इसकी तरफ लेके चलाएं तो बदलाव आ सकता है। राइटर हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समाज को देखते हैं, तो एक किस्सा याद आता है कि स्त्री को जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा शारीरिक जब बदलाव आते हैं, लेकिन पति को तो वो छरहरा बदन ही चाहिए। ये सोच गलत है। ये पुरुषों की सोच है, सभी की नहीं, कुछ लोगों की, कि भाई वो सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। बल्कि मुझे लगता है जब एक लड़की जब विवाह पत्नी बनने के बाद एक माँ बनती है, मुझे लगता है उसकी खूबसूरती में निखार आता है। स्त्री तो हमेशा ही खूबसूरत नहीं, और निखार आता है। लेकिन वो है ना, हमारे सखी जी, मुझे लगता है, मैं आपके चैनल के बेबाकी से बोलती हूँ, बेबाकी से
बोलिए कितना जाने कितने दिलों पे सांप लौटेंगे, कितने दिलों पे बिजलियां गिरेंगी। बेबाकीपन तो बहुत जरूरी है, खुल के कहिए आप बस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जो पुरुष की सोच है ना, जब तक स्त्री को भोग्य और वस्तु समझा जाएगा, वेरी गुड, तब तक ये हालात रहेंगे, तब तक ये बलात्कार होते रहेंगे, स्त्री का शोषण होता रहेगा। माताओं की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने बच्चों को, विशेषकर बेटों को ये सिखाएं कि स्त्री परमात्मा से भी बड़ी है। सही बात, शिव और शक्ति दोनों रूप उसमें है। बिल्कुल, तो ये सोच जरूरी है, और इस सोच के बगैर वो बेटे कल को पति बनेंगे तो इस तरह की इच्छाएं रखेंगे। तो सात्विकता, आध्यात्मिकता, संस्कारिता बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। और वाकई कहते हैं कि शीतल, कोमल, नाजुक, है ना, स्त्री के कितने रूप हैं, शीतल है, कोमल है, नाजुक है। और अगर बात करें तो स्त्री जो है एक कितनी भोली है, लेकिन जब वो अपने पर आ जाए तो वो गोली भी है, वो पर्वत भी है, वो कठोर भी है ना। तो सारे ही रूप हैं स्त्री के। तो अब जब अच्छे से वो चलती है, निभाती है, जब उसके विपरीत परिस्थितियां होती है तो उनका मुकाबला भी करती है, लेकिन जब वो मुकाबला करती है तो वो सहन नहीं होता, वो सहन नहीं होता। और मुझे लगता है कि बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को वो जो तरीका है ना, इस कदर करें कि बदलाव भी आ जाए और रिश्ते भी खराब ना हो। जी, बड़ी शालीनता से, सहजता से, दिल पे कब्जा करके फिर धीरे धीरे बदलो। हमारे यहाँ कहते थे कि भाई बेटी जैसे नई नई शादी होती है तो कहते बेटा साल 6 महीने उल्टा ना बोलिए। मुझे लगता कभी ना बोले। हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, नहीं कभी ना बोले तो ऐसा हो नहीं सकता। भी साल 6 महीने हमें तो यही सिखाते थे हमारी माएँ, दादियाँ, कि साल 6 महीने उल्टा मत बोलना। जब सबके दिल पे कब्जा कर लो, सास के दिल पे, पति के दिल पे, ननद के दिल पे, पूरे परिवार के दिल पे कब्जा कर लो ना, फिर अपनी जुबान खोलना। क्या ये कब्जा होता है सखी जी? मेरा सवाल, क्या ये कब्जा कर पाती है? कुछ भी कर लो, मुश्किल है। कोशिशें, चलो कोशिश जारी रखने। कब्जा करने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है, दिल की बात कहना बुरी कम लगती है, बुरी लगती है पर कम बुरी लगती है, ये फर्क आ जाता है। मुझे लगता है कि अगर ससुराल में एक बहू को बेटी मान लिया जाए, हाँ, तो समस्या तो फिर बुरी नहीं लगेगी। सही बात है। बेटी कुछ भी बोले, 10 बजे उठे तो बुरी नहीं लगती, बहू 7 बजे भी उठे बुरी, ये चीज तो है हमारी सोसाइटी में, ये है बिल्कुल। और अगर उसको बेटी मान लिया जाए तो मुझे लगता है समस्याएं हल हो जाए। सही बात है। और दोस्तों कितने सारे मुद्दे हैं, यात्रा, जीवन यात्रा से साहित्य यात्रा पर करते करते संसार की यात्रा 2 महिलाओं ने कर ली है नारी सशक्तिकरण को लेकर, और बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। कांता जी आप आए, बहुत सारी बातें, समस्याओं का हल करेंगे कि नहीं, लेकिन समस्याओं पर बात बहुत अच्छे से करी। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी सखी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जस्ट टीवी का जी, और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि एक सकारात्मक बदलाव स्त्री को लेकर, बेटी को लेकर समाज में आए, और स्त्री को मुद्दों से, नारों से, बेटियों को नारों से मुक्ति मिले, मेरी यही इच्छा। बहुत खूब। और दोस्तों किसी भी, मैं तो ये कहती हूँ, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर, और बहुत जल्द आएंगे एक और ख़ास मेहमान लेकर। और अब मुझे और कांता जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।